एडजुवेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए थे CSIR के एग्जाम में, जो कि लाइफ साइंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 17 फरवरी 2022 को। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे कोर प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए थे पार्ट बी और पार्ट सी से कोर प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पार्ट बी का। क्या है कि एक प्रोटीन एक्स है, ठीक है, 100 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई ये प्रोटीन है, उसमें 2 सिस्टीन है और उसका pI 7 है। ये तो इस प्रोटीन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, पूछा क्या गया है, which one of the following graph best describe the solubility of this protein under different ammonium sulfate concentration। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन इस टाइप के थे। एक ऐसे कुछ ग्राफ था, सेकेंड नंबर पर शायद ऐसे था, थर्ड पर ऐसे था और फोर्थ ऐसे था मान लो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ था आपका सोलिबिलिटी, और ये आपका साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उसका राइट आंसर आपका ये था। तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लो ये बहुत सारी प्रोटीन है, एक टेस्ट ट्यूब में आप समझ सकते हैं, और उन प्रोटीन्स की सरफेस पर ज़्यादातर कैसा चार्ज होता है, प्लस भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, माइनस के भी होते हैं, क्योंकि चार्ज वाले और पोलर वाले अमाइनो एसिड ज़्यादातर सरफेस पर होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो भी सरफेस पर रहता है। लेकिन वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उन हाइड्रोफोबिक सरफेस को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, और प्लस ये चार्ज वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन जब हम NaCl, आप अमोनियम सल्फेट भी समझ सकते हैं, NaCl सेम चीज़ है, मतलब केमिकल तो अलग है लेकिन इफेक्ट अप्रॉक्स सेम ही रहता है। तो जब हम साल्ट को ही लेते हैं तो वो साल्ट अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लो ये प्रोटीन है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव है इसके साथ में ये अपना इंटरेक्ट कर जाता है, और जो इसके साथ में नेगेटिव होगा कहीं पर चार्ज, उसके साथ में सोडियम इंटरेक्ट कर जाता है। जैसे अमोनियम सल्फेट में आप NH4 प्लस का मान सकते हैं, SO3 माइनस का मान सकते हैं। ठीक, तो ऐसा होता है कि जो हाइड्रोफोबिक पैचेस हैं उनके चारों तरफ तो वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर, और वाटर इन चार्ज ग्रुप से भी इंटरेक्ट करता था। लेकिन अब चार्ज ग्रुप से सोडियम क्लोराइड आयन या अमोनियम आयन, सल्फेट आयन आप समझ सकते हैं, इंटरेक्ट कर रहा है। जब इंटरेक्ट कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, वाटर इनके चारों तरफ से इंटरेक्ट कर जाता है। जब वाटर चारों तरफ से इंटरेक्ट कर जाएगा और तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दो चार अगर चार्ज हैं इस प्रोटीन पर, तो इनके जैसी तमाम प्रोटीन है, कुछ तो पॉसिबिलिटी है कि आपस में ये अपोजिट चार्ज से इंटरेक्ट कर सकती हैं। लेकिन सोडियम और क्लोराइड आयन के आने की वजह से, या आप समझ सकते हैं अमोनियम या सल्फेट आयन के आने की वजह से, ये इनसे इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो आपस में इनके मिलने की या कह सकते हो इंटरेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जिस भी बीकर या टेस्ट ट्यूब आप समझ सकते हो उसमें रहते हैं तो खूब सॉल्युबल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ती है वो आपको समझ में आ रहा होगा।
अब आप आगे देखिए, जब NaCl और डालते रहते हैं, यानी कि यहाँ तक तो लो था, जब NaCl या अमोनियम सल्फेट और भी ज्यादा डालते रहते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है, जो ये हाइड्रोफोबिक पैचेस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स था, इनके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, देखो नॉर्मली मान लो ये सोडियम है, ये क्लोराइड आयन है, या अमोनियम सल्फेट या सल्फेट आयन है, इसके साथ में वाटर इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें सही लग रही हैं और ये आयन सब अपना इनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आयंस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वाटर इनके साथ में ज्यादा इंगेज होने लगेगा, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं हम। तो ये सॉल्यूशंस में, इस बीकर में या इस ट्यूब में इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इनके कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर इनके साथ में इंगेज हो जाता है। जब इंगेज हो जाता है तो जो हाइड्रोफोबिक पैचेस हैं, जो कि वाटर के द्वारा या वाटर इनको घेरे हुए था, यहाँ से भी वाटर निकलने लगता है। जब यहाँ से वाटर निकलने लगता है तो आपस में ये प्रोटीन क्या हो जाती हैं, इनके हाइड्रोफोबिक पैचेस आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं और ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि अब इस बीकर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से इस प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साल्टिंग आउट। तो लो कंसंट्रेशन जब तक रहता है, जब तक सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साल्टिंग इन। और एक लिमिट के बाद में जब कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी घटने लगती है और वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो उसको सॉल्टिंग आउट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक ट्राइपेप्टाइड दी हुई है, जो कि टायरोसिन है, वैलिन है और क्या है, आर्जिनिन है। तो जब ट्राइपेप्टाइड है तो इसका एमाइनो ग्रुप भी फ्री होगा। ठीक है, और इसका भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। अब इसकी साइड चेन में भी क्या होता है, मान लो इसका भी फ्री, गोनेडो ग्रुप भी फ्री है। और टायरोसिन में जो बेंजीन रिंग के बाद में OH लगा रहता है, तो ये भी फ्री है। ठीक है, तो ये ट्राइपेप्टाइड है और pH 5, लेकिन उसका है, लेकिन उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो pK ऑफ अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर 9.6 एंड 2.3। अल्फा अमाइनो कौन सा है, ये आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, तो इसका pKa क्या है, इसका पॉइंट और इसका pKa क्या है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इसका है 2.3। ठीक, इसके अलावा द pK ऑफ टायरोसिन एंड आर्जिनिन साइड चेन आर 10.46 एंड 12.48। तो टायरोसिन का अगर हम देखें तो इसका pKa क्या है, 10.46 और आर्जिनिन का pKa क्या है, 12.48। इसका मतलब यह है कि अल्फा अमाइनो ग्रुप इस pH पर प्रोटॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 10.46 पर टायरोसिन का साइड चेन का ये OH रिलीज होगा। ठीक है, इसका भी यही मतलब है कि 12.48 पर ये प्रोटॉन अपना रिलीज कर देगा, इसका ये 2.3 पर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 5 pH पर इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेट चार्ज क्या होगा। ठीक, तो देखो ये सिंपल सी चीज है कि 5 pH जो है इससे तो ज्यादा है ना, अगर इन तीनों से कंपेयर करें तो 5 pH किससे ज्यादा है, इस 2.3 वाले pH से ज्यादा है। यानी कि अगर ये हमारे ट्राइपेप्टाइड एक बीकर में है, उस बीकर का जो बफर है उसका pH क्या है, 5 pH है, तो ये तो pH
5 pH से कम है ना, तो ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा। जब ये प्रोटॉन अपना रिलीज कर देगा, क्योंकि ये मीडियम में pH 5 है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, ये जब निकल गया तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इस pH पर इस अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन निकल चुका होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन pH तो मीडियम में 5 है, तो ये तो बना रहेगा। ये भी मीडियम में 5 है, क्योंकि इसको निकलने के लिए pH कैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो ये भी बना रहेगा और ये भी बना रहेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो हमको क्या स्पीशीज मिल जाएगी, ऐसी स्पीशीज मिल जाएगी जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो नेट चार्ज है वो कितना आ जाएगा, 1 नेट चार्ज आ जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर देते तो हम कह देते क्या आ जाता, हमारे +1 का चार्ज आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पार्ट सी में जो भी क्वेश्चन आए थे कोर प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक पूछा गया था कि रामाचंद्रन प्लॉट आर ग्राफिकली shows which combination of torsion angle of amino acid residue contained in a peptide are possible। ठीक है, तो यही तो खैर उन्होंने बताया था कि ये अगर एक पेप्टाइड है तो आगे जाके ये कोई पर्टिकुलर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी या बीटा शीट स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, मान लो ये एंटी पैरेलल है, तो इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो इनका फाई और साई वैल्यू होगी, सारी कॉम्बिनेशन की फाई साई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, यही बताया था उन्होंने। द एग्जामिन ऑफ प्लॉट बिलो shows that only certain region of conformational space are permissible. Why are all theoretical combination of phi and psi not? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो ये अल्फा कार्बन है और ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये इसने पेप्टाइड बना दिया है, पेप्टाइड बॉन्ड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ में। ये इसका आर ग्रुप है, ये मान लो इसका आर ग्रुप है। ठीक, ऐसे ही इस अमाइनो एसिड ने भी आगे जाके पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया है अपने नेक्स्ट वाले अमाइनो एसिड के साथ में। ठीक है, ऐसे ही है। अब हमको पता है ये तो बॉन्ड रिजिड होता है ओमेगा, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो मूव करता नहीं है। लेकिन ये बॉन्ड जो होता है टॉर्शन एंगल बॉन्ड, ये मूव कर सकता है। ठीक, और ये जो बॉन्ड होता है ये भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो फाई और साई ये मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव क्या कर सकते हैं, किस रेंज तक कर सकते हैं, तो हमको पता है कि अगर ये मान लो ये इमाइड प्लेन है और ये इस अल्फा कार्बन से स्टार्ट हो जाता है दूसरे अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन तक, तो ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है और ये बॉन्ड भी रोटेट कर सकता है। ये तो भी एक्सटेंडेड हम मान ले रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो 3D में अगर एज्यूम करने की कोशिश करें, मान लो आर ग्रुप है जो हमारे आगे की तरफ निकला हुआ है और ये हमारा उससे पहले वाला आर ग्रुप है, तो ये जो इनका रोटेशन हुआ है या इसका जो रोटेशन हुआ है ये एक लिमिट तक हुआ है। अगर इससे ज्यादा लिमिट होगी, मान लो और भी ज्यादा हम लोग इसको कर देते हैं, तो क्या होगा, ये आर ग्रुप आपस में
क्लैश करने लगेंगे, ये जो पॉइंट है ये क्लैश करने लगेंगे। इसके अलावा हर एक अमाइनो एसिड के अपने नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स के रिस्पेक्ट में क्लैश करने लगेंगे, ये भी चांस है। प्लस जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है इनके बीच में, उनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, इन एटम से भी इंटरेक्ट करके क्लैशेस होने लगेंगे। तो जब क्लैशेस होने लगेंगे तो इस कॉन्फॉर्मेशन में आना, यानी कि फाई एंड साई वैल्यू को, जो कि 0 से लेके +180 और 0 से लेके -180 तक रहता है। किसके लिए? फाई भी कर सकता है एंड साई की भी कर सकता है, लेकिन कभी बिल्कुल 0 नहीं होती है और ना ही कभी बिल्कुल 180 होती है। तो रेंज हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में रहती है, एक्सट्रीम पर नहीं होगी। यानी कि अगर हम कहें कि हमारा जो फाई है ये -10 या जो साई है ये दोनों मान लो कि लगभग +170 के अराउंड आ जाएगा, नहीं आता है, क्योंकि ये वैल्यू देने के लिए, ये वैल्यू देने के लिए आपस में क्लैशेस होने लगेंगे, ठीक है। तो हर एटम, ये मान लो ये आर ग्रुप है, ये दूसरे का आर ग्रुप है, तो शुरू में तो इनमें इंटरेक्शन होता है, लेकिन जब एक लिमिट तक आ जाते हैं तो ये क्या होता है, इनकी जो वंडर वॉल रेडियाई होती है बस वही परमिट करती है कि हाँ बस इतना आप अट्रैक्शन कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर अट्रैक्शन होगा तो क्या होने लगता है, आपका रिपल्शन होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वंडर वॉल इंटरेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं एंड रिपल्सिव भी होते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी वंडर वॉल रेडियाई के रिस्पेक्ट में दो नॉन बॉन्डेड एटम आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्लैश नहीं करेंगे। मानिए ये एक स्पेस में, यानी कि जो ये पॉइंट है या जो ये एक स्पेस है, दोनों एटम एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों एटम, ये वाला और ये वाला, नहीं रह सकता है। अगर ये वैल्यू देंगे तो इन दोनों एटम को एक साथ रहना पड़ेगा, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जब वो पॉसिबल नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट में क्या देखते थे कि ये आपका साई हो जाता था, ये फाई हो जाता था, ये माइनस में ले लेते थे 180 तक, इसका भी ये माइनस में ले लेते थे 180 तक। तो यहाँ कहीं हमारा नॉर्मल अल्फा हेलिक्स आता था, यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू रहती थी, ठीक है। यहाँ हमारे बीटा शीट आती थी, इनको बताते थे कि इनके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे जाके ये अलाउड रीजन में आते हैं, लेकिन बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं। उन क्यों नहीं बन सकते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू के, यानी कि अगर ये हम पॉइंट एक माने, ठीक है, तो यह एक पॉइंट ये माने तो हर एक पॉइंट क्या है, उसमें फाई और साई दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हैं इस रीजन में जो आते हैं वो कैसे होते हैं, अलाउड होते हैं, यानी कि इन में जो भी वैल्यूज आएंगी फाई और साई के कॉम्बिनेशन की वो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे रीजन ऐसे होते हैं, इन रीजन में अगर कॉम्बिनेशन से कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाए तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, क्लैशेस करने लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपने काफी पढ़ा होगा आरसी प्लॉट के बारे में। तो इसमें सिंपल सा आंसर था कि टू एटम कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, बात खत्म हो गई। इसको दूसरे हिसाब से भी बोल सकते थे कि भाई नॉर्मली सेकेंडरी स्ट्रक्चर तब बन सकते हैं जब स्टेरिक एक्सक्लूशन हो। स्टेरिक एक्सक्लूशन का मतलब, अगर ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, ठीक है, नॉन बॉन्डेड, तो ये एक स्पेस में नहीं रहेंगे, एक जगह पर ओवरलैप नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेरिक एक्सक्लूशन, स्टेरिक
एक्सक्लूशन। ठीक है, तो ये नॉर्मली होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी वैल्यू देने के ये ओवरलैप कर जाएंगे, ये हो जाएगा स्टेरिक क्लैशेस, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर एक स्पेस में दो एटम नहीं रह सकते, ये बस मेन मोड होता है। और ये बेसिस इसका क्या था, वैन डर वाल रेडियाई के बेस पर इन्होंने बताया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन है द पीके ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप इन द ट्राइपेप्टाइड shown below are indicated in the structure। ठीक है, तो उसमें जो दिया हुआ था वो कौन सी ट्राइपेप्टाइड थी? एलानिन, लाइसिन एंड फिनाइलएलानिन। ठीक है, तो सभी का पीके दिया हुआ था। एलानिन के साइड में क्या होगा, आपका अमाइनो ग्रुप होगा, तो उसका पीके दिया हुआ था 9.8। लाइसिन का क्या रहता है, आपका साइड चेन जो रहती है उसका भी पीके दिया हुआ था, वो क्या था आपका 10.5। फिनाइलएलानिन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका पीके दिया हुआ था, वो क्या था आपका 2.2। अब पूछा क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दिस पेप्टाइड इज। देखो इसका सिंपल तो आपका आंसर 9 + 8 और 10.5/2 निकालेंगे तो निकल ही आएगा, आंसर तो यही था। फिर भी इसको समझ लेते हैं कि पीआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। पीआई हमेशा आप याद रखिए कि पीआई एक ऐसा पीएच है जिस पीएच पर 100% स्पीसीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। यानी कि अगर ये कोई प्रोटीन है, ट्राइपेप्टाइड है, तो अगर इसमें 4 पॉजिटिव हैं तो इसमें 4 निगेटिव होंगे, तो आयनिक स्पीसीज तो है लेकिन ओवरऑल चार्ज इस पर कैसा है, 0। और मान लो इस बीकर में 100 प्रोटीन है, तो 100 के 100 यानी कि 100% प्रोटीन कैसी हैं, अनचार्ज। ये एक कॉन्सेप्ट है पीआई समझने का। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्पीसीज को बिल्कुल लो पीएच पर रखें, मान लो <2 pH है, तो जब <2 pH होगा तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, तो ये भी चार्ज रहेगा, इसकी साइड चेन भी चार्ज रहेगी और ये भी प्रोटोनेटेड रहता है, तो ये तो अपना न्यूट्रल हो गया। तो हमको पता चला कि <2 pH पर चार्ज कैसा आ रहा है, +2। ठीक, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, सबसे पहले प्रोटॉन किसका निकलेगा, मान लो <2 pH था, अब हम 2.2 pH पर क्या निकलेगा, जो पीके है किसका, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो ये प्रोटॉन इसका निकल जाएगा। तो हमको स्पीसीज कैसे मिल जाएगी, ये अमाइनो एसिड मान लें, ये लाइसिन हो गया, ये फिनाइल, तो ये अपना किस फॉर्म में आ गया, नेगेटिव फॉर्म में, और ये इसके पास में अभी तो पॉजिटिव है, ये इसके पास में अभी पॉजिटिव है, तो हमको स्पीसीज कैसे मिल जाएगी, ये आपस में बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल स्पीसीज कैसे मिल जाएगी, +1। फिर हम नेक्स्ट और पीएच बढ़ाएंगे, तो इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम पीएच को बढ़ा रहे हैं, जब और पीएच बढ़ाएंगे तो हमारा पीएच जब 9.8 पर पहुंचेगा तो कौन रिलीज कर देगा, ये भी अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा। अमाइनो ग्रुप जब अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो हमको पता ही चला कि ये भी कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसके ऊपर क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, NH2 एलानिन, लेकिन अभी लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा पहले से ही निकल चुका है, ये कैसा है, निगेटिव है, तो इस पर क्या आ जाएगी स्पीसीज, 0। ठीक, तो पता ही चला ये क्या है, 9.8। आप ये समझिए कि 2.2 एक ऐसा पीएच है जिस पर 50% स्पीसीज कैसी है, +2, और 50% कैसी है, +1।
9.8 एक ऐसा पीएच है जिस पर 50% स्पीसीज कैसी है, प्लस का 1, और 50% कैसी है, 0। इसी के साथ साथ में अगर हम फर्दर पीएच और बढ़ाएंगे तो पीएच हमारा 10.5 आएगा। जब 10.5 पीएच आएगा जो कि किसका है, साइड चेन का है, तभी जो साइड चेन का था प्रोटॉन वो भी निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये मान लो जो लाइसिन है ये भी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ये जो एलानिन है ये भी तो न्यूट्रल हो चुका है। ये बचा सिर्फ कौन सा, फिनाइल एलानिन, जिसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज है। तो हमको स्पीसीज कैसे मिल जाएगी, -1 की। तो पता ये चला 10.5 एक ऐसा पीएच है जिस पर 50% स्पीसीज कैसी है, 0, और 50% स्पीसीज कैसी है, -1। ठीक, तो 9.8 पीएच पर हमारा 50% न्यूट्रल मिल रहा है और 10.5 पीएच पर भी 50% न्यूट्रल मिल रहा है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ के इन दोनों के बीच का एक ऐसा पीएच निकलेगा जिस पर 100% ये ट्राइपेप्टाइड, देखो स्पीसीज का मतलब ये समझो कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं ट्राइपेप्टाइड के, तो 50 ट्राइपेप्टाइड इस चार्ज में है, 50 ट्राइपेप्टाइड तो इस फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो 10.5 को 9.8 को जोड़ के हम एक बीच का पीएच ऐसे निकाल लेंगे जिस पर 100% हमारी स्पीसीज कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। तो वो जो पीएच आएगा तो उसी को पीआई बोलते हैं। तो पता ये चला कि जैसे +2 स्पीसीज है, फिर +1 स्पीसीज है, 0 स्पीसीज है, फिर -1 स्पीसीज है, फिर -2 स्पीसीज है। तो जो ये 0 के अगल बगल वाली होती हैं वैल्यू वही हम लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोटीन हो, अमाइनो एसिड्स हो, कोई भी हो, 0 के अगल बगल वाली वैल्यू हम लेते हैं। अगर ये तो बेसिक का हो गया अमाइनो एसिड्स का, और ये तो बिल्कुल फैक्ट अमाइनो एसिड के तरीके से ही आया है। अगर ये एसिडिक होता 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता, यहाँ पर सिर्फ +1 आ जाता, फिर क्या आ जाता, 0 आ जाता, फिर क्या आ जाता, -1 आ जाता। ठीक है, तो हम ये शुरू की 2 वैल्यू ले लेते। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले इस प्रोटीन्स को, उस प्रोटीन का नाम उन्होंने एक्स मान ले रहे हैं, डाइथायोथ्रियोटोल से ट्रीट किया है, जो कि क्या करता है, रिड्यूस कर देता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को और उनको ब्रेक कर देता है। जैसे मान लो अगर हम इस कंडीशन में मान लें, तो मान लो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये इंट्रा हो गया, ये इंटर हो गया। अगर हम DTT से ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे 2 पोल्यूटेंट मिल जाएंगे। तो जब DTT से ट्रीट किया तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो 2 पोलीपेप्टाइड मिल गई। तो यहाँ से बात ये कंफर्म हो गया कि इसमें क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक, लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया कि जो पेप्टाइड थी, इंट्रा या इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उनको क्या किया, DTT से ट्रीट नहीं किया, डायरेक्ट किससे ट्रीट कर दिया, काइमोट्रिप्सिन से। तो देखिए थोड़ा सा बस आप इसको एक चीज समझ लीजिए, आने वाले अदर एग्जाम में जो आप लोग देंगे बाद में वो क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये एक अमाइनो एसिड्स है, ये एक अमाइनो एसिड्स है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ये। ठीक, अब जब डाइसल्फाइड बॉन्ड को हमने रिड्यूस नहीं किया है, डायरेक्ट हम काइमोट्रिप्सिन यूज कर रहे हैं या ट्रिप्सिन यूज कर रहे हैं जो इस अपनी स्पेसिफिक साइट पर कट किया, और यहाँ पर इसने कहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, इसको इधर एक और अमाइनो एसिड ये मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कट कर दिया इस पॉइंट पर,
तो आप देखेंगे तो जो हमको फ्रेगमेंट मिलेगा तो ये अमाइनो एसिड भी मिल जाएगा, ठीक, ये अमाइनो एसिड मिल जाएगा। और कहीं यहाँ पर क्लीवेज साइट है तो ये अमाइनो एसिड यहाँ हो गया, क्लीवेज साइट यहाँ है तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। और आगे जाके मान लो क्लीवेज साइट यहाँ पर थी तो ये भी साथ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं समझने के लिए आपके। जैसे अगर हम ये मान लें A3 वाला सिस्टीन A9 सिस्टीन के साथ में है, ठीक, और ये A6 वाला सिस्टीन B2 के साथ में है, तो हम अगर काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट करें, काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट करें तो हमको क्या मिलेगा। देखो काइमोट्रिप्सिन यहाँ पर कट करेगा फेनाइलएलानिन पर तो हमको फ्रेगमेंट क्या मिलेगा, 2 अमीनो एसिड मिल जाएंगे, एक एलानिन मिल जाएगा, एक फेनाइलएलानिन मिल जाएगा। काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट करने के बाद में प्लस हम हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर हमारा टायरोसिन ये है तो यहाँ पर क्लिक कर देगा, टायरोसिन ये है, ट्रिप्टोफेन ये है, एरोमेटिक के बाद में कट करता है ना, यहाँ कट कर देगा, यहाँ कट कर देगा और यहाँ कट कर देगा। अब इसको समझ लेते हैं। हम अगर मान ले रहे हैं कि ये सिस्टीन B2 वाला किसके साथ में है, A6 के साथ में है, डाइसल्फाइड बॉन्डेड है, और काइमोट्रिप्सिन ने यहाँ पर कट किया है तो हमको क्या मिल जाएगा, ये अमाइनो एसिड मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और यहाँ पर तो काइमोट्रिप्सिन ने कट नहीं किया है तो ये भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में जिससे ये बॉन्डेड है हमको ये सिस्टीन भी मिलेगा, और सिस्टीन से पहले ये भी मिल जाता अगर ये कोई दूसरा अमाइनो एसिड होता, क्योंकि ये टायरोसिन है, इस पर काइमोट्रिप्सिन वर्क कर चुका है तो हमको क्या मिल जाएगा, ये सिस्टीन भी मिल जाएगा। और ये सिस्टीन के बगल में आगे ल्यूसिन भी मिल जाएगा, ट्रिप्टोफैन भी मिल जाएगा। अब ट्रिप्टोफैन के बाद में तो ये कट कर चुका होगा तो ट्रिप्टोफैन के बाद में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हमको क्या क्या मिल जाएगा, एक फ्रेगमेंट एक ऐसा बनेगा जिसमें हमको वेलिन मिल जाएगा, ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, सिस्टीन मिल जाएगा, एक ये सिस्टीन हो गया, कौन सा B6 वाला, और एक ये सिस्टीन हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 2 सिस्टीन मिल जाएगा, एक B6 वाला और एक B2 वाला और एक A6 वाला, तो 2 सिस्टीन मिल गए। और क्या मिल रहा है हमको, ये ट्रिप्टोफैन भी मिल रहा है और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन मिल रहा है, तो 2 हमको क्या मिल रहे हैं, ट्रिप्टोफैन मिल रहे हैं, और साथ साथ में हमको ल्यूसिन मिल रहा है। तो अगर हमको ये फ्रेगमेंट मिल रहा है तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि A वाला किसके साथ में बाइंड है, A6 वाला किसके साथ में बाइंड है, B2 के साथ में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर हम मान लो कि सिस्टीन A9 वाला सिस्टीन A3 के साथ में बाइंड है तब हमको क्या मिलेगा, जब तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात हो गई तो हमको फ्रेगमेंट क्या क्या मिलेंगे जो हमने एज्यूम किया, एज्यूम क्या किया है, A3 वाला A9 के साथ में और सिस्टीन 6 वाला B2 के साथ में, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिया हम लोगों ने, अब ये देखना बाकी है। अब देखो काइमोट्रिप्सिन से यहाँ तो कट कर चुका है, जो भी ये ट्रिप्टोफैन था वो इस फ्रेगमेंट के साथ में चला गया। अब क्या बचा, अगर ये A9 वाला A3 के साथ में बाइंड है तो हमको क्या मिल जाएगा, एक तीसरा फ्रेगमेंट क्या मिलेगा हमको, सिस्टीन मिलेंगे। और सिस्टीन कौन सा मिलेगा हमको, एक A9 वाला और एक कौन सा मिलेगा, A3 वाला, तो हम A3 वाला भी मान लेते हैं। तो 2 हमारे पास सिस्टीन मिल गए। अब इसके बाद में कट तो किया नहीं है तो हमको और क्या मिल जाएगा, 2 सिस्टीन मिल गए, ठीक है, 2 सिस्टीन मिल गए और क्या मिला, एक एस्पैराजिन मिला।
तो ये कैसा आ जाएगा फ्रेगमेंट, ये पूरा आ जाएगा, ये सिस्टीन मिल गया और ये सिस्टीन या ये तो मिल लेगा, ठीक है। और इसके बाद में एक कट कर चुका था पहले जो हमको ये मिल चुका था, तो हमको ये भी मिलेगा। और इसके बगल में तो कट नहीं किया हुआ है तो मिथेनिन भी मिलेगा, टायरोसिन भी मिलेगा। तो पता ये चला कि 2 सिस्टीन में तो हमारा एक सिस्टीन ये मिला, एक सिस्टीन ये मिला, ये तो लिख दिया हमने। एक एस्पैरेजिन मिला, ये भी लिख दिया। और क्या क्या मिलेगा, और हमको ये मिथेनिन भी मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, मिथेनिन भी मिलेगा और एक सिंगल टायरोसिन मिलेगा। तो एक ये फ्रेगमेंट हो गया। अब देखो, तो ये भी बात, अगर हमको ये मिल रहा है एक फ्रेगमेंट में जिसमें 2 सिस्टीन है, एक एस्पैराजिन है, एक मिथेनिन है, एक ट्रिप्टोफैन, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। तो A9 वाला किससे इंटरेक्ट है, A3 के साथ में। अब बचा क्या, बचा ये था, ये तो मिल चुका है। अब आप देखिए ऊपर के सारे अमाइनो एसिड मिल चुके हैं, कुछ नीचे वाले के भी। काइमोटिप्स की क्लीवेज साइट ये भी है, ये भी है। तो हमको और क्या मिलेगा, एक चौथा भी फ्रेगमेंट मिलेगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, वैलिन भी होगा क्योंकि यहाँ से तो कट कर चुका है, आइसोल्यूसिन भी होगा, फिनाइलएलानाइन भी होगा क्योंकि इसके बाद का नहीं मिलेगा एक फ्रेगमेंट में क्योंकि यहाँ पर कट है। तो वैलिन पूरा मिला, आइसोल्यूसिन पूरा मिला और फिनाइलएलानाइन पूरा मिला, ठीक है। अब क्या बचा लास्ट में, ग्लाइसिन, सिस्टीन और लाइसिन मिला। तो एक पांचवा फ्रेगमेंट जो मिला उसमें क्या था, ग्लाइसिन था, सिस्टीन था और लाइसिन था। तो कैसा था, B8 वाला, ठीक है। तो हमको कितने फ्रेगमेंट मिले, 1 2 3 4 5। और इन फ्रेगमेंट को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन वाला सिस्टीन किस वाले सिस्टीन से इंटरेक्ट, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे फटाफट 2 फ्रेगमेंट बना के, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट बना के, मान लो ये 2 सिस्टीन है और ये मान लेते हैं ये सिस्टीन है, ठीक। तो ये इसकी क्लीवेज साइट है, कोई भी एंजाइम दिया हो, और ये भी एक क्लीवेज साइट है मान लो, ठीक, एक ये क्लीवेज साइट है। तो फटाफट वो जो क्लीवेज साइट है उस अमाइनो एसिड्स को ऐसे पकड़ के, जहाँ क्लीवेज साइट वैसे पकड़ के, यहाँ क्लीवेज साइट नहीं थी, ये सारे अमाइनो एसिड्स को, यहाँ क्लीवेज साइट है, एक फ्रेगमेंट में आप ले लो, ठीक है। सॉरी डिस्टर्बेंस। आई होप आपको काफी समझ में आया होगा लास्ट तक जाते जाते। हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कि पार्ट सी का था, और ये भी डिस्कस किए हैं ट्राइपेप्टाइड वाला, और ये थर्ड क्वेश्चन था जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, जितने भी अमाइनो एसिड दिए हों उस हिसाब से आप जो भी क्लीवेज साइट कट करके जो भी कंटेंट आ जाए सिस्टीन जिससे जुड़ा है उसके अगल बगल के सारे अमाइनो एसिड आप ले लो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सिस्टीन अपने कोऑर्डिनेट सिस्टीन से बाइंड है। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, आई होप। अगर हुआ है तो उसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।